सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं गांधी जी के राजनीतिक विचारों को और इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे आज गांधी जी के राज्य संबंधी विचार क्या है। गांधी जी के विचारों के हिसाब से राज्य की कैसी संकल्पना है, राज्य कैसा होना चाहिए। देखिए, गांधी जी अहिंसावादी हैं, हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं किसी भी रूप में। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि देखिए, समाज है तो राज्य है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो राज्य है उसकी शक्ति और सत्ता, राज्य में क्या होगी, शक्ति भी होगी और राज्य की एक सत्ता भी होगी। ये दोनों ही किसके लिए घातक हैं? मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए घातक है। यानी कि मनुष्य की स्वतंत्रता का ये हनन करती है। कौन? राज्य की शक्ति और सत्ता। तो जो अगर हम थियोरेटिकल कहें तो गांधी जी राज्य के विरोधी हैं, वो राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य का उन्होंने विरोध किया, लेकिन अगर दार्शनिक आधार पर कहें तो वो विरोधी हैं। व्यवहारिक रूप से वो उसको स्वीकारते भी हैं, लेकिन उनके एक अलग आदर्श राज्य की संकल्पना है जिसको हम जानेंगे। वो ये कहते हैं कि जब राज्य, उनका ऐसा मानना है कि किसी भी राज्य का गठन देखिए किस पर होता है, किसी भी राज्य का गठन होता है हिंसा पर, यानी कि हिंसा पर आधारित ही राज्य गठित होता है। नहीं, राज्य का संगठन ही हिंसा पर आधारित होता है। और गांधी जी है अहिंसावादी, तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, राज्य को नहीं सही मानते हैं और राज्य के वो विरोधी हैं। उनका ये कहना है कि मनुष्य में आत्मा निवास करती है, यानी कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आत्मा युक्त है, और समाज ऐसा है या राज्य ऐसा है जो आत्मा विहीन है। तो आत्मा विहीन व्यक्ति या आत्मा विहीन तंत्र कैसे आत्मा युक्त तंत्र को या मनुष्य को नियंत्रित कर सकता है? राज्य के व्यक्ति पर शासन करने का कोई भी अधिकार वो नहीं देते हैं। राज्य को वो अनैतिक मानते हैं, क्योंकि वो दंड और डर दिखाकर जनता से अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है। वो जनता को डर दिखाता है, किसी चीज का भय दिखाता है, यदि फिर भी ना माने तो उनके लिए एक दंडात्मक कार्यवाही भी करता है। तो वो ये कहते हैं कि वो किसी ना किसी जोर जबरदस्ती से जनता से अपनी बातें मनवाता है। राज्य की शक्ति मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसको नष्ट करती है, क्योंकि मनुष्य एक बंधन का अनुभव करता है, वो भयभीत रहता है, जिसमें उसका स्वयं का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, और जब स्वयं का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता तो उसके जो नैतिक गुण हैं, उन नैतिक गुणों का ह्रास होता है, यानी कि वो नैतिक गुण कम होते चले जाते हैं या नैतिक गुण अवरुद्ध होते चले जाते हैं। जो उनके विकास का मार्ग है, इनकी वजह से अवरुद्ध हो जाता है। तो गांधी जी राज्य का विरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि राज्य लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि करते हैं और इस शक्ति में वृद्धि का वो दुरुपयोग करते हैं। वो सत्ता में जब वृद्धि करते हैं तो ये लगातार सत्ता की वृद्धि, गांधी जी के हिसाब से वो ये कहते हैं कि जब लगातार सत्ता में वृद्धि हो रही है तो इसको वो कहते हैं कि मैं भय की दृष्टि से देखता हूं। उनके विचार में ये एक डर है, समाज के लिए डर है और एक जनता के लिए डर है, लोगों के लिए एक डर की स्थिति हो जाती है। जब उनसे इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो जो सत्ता में वृद्धि, लगातार राज्य की सत्ता में वृद्धि हो रही है, मैं इसको अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहा हूं, मैं उसको देखता हूं एक भय की दृष्टि से। क्योंकि अगर शक्ति बढ़ेगी, सत्ता बढ़ेगी तो शोषण बढ़ेगा, और अगर शोषण बढ़ेगा तो लोगों को लाभ कम होगा, और शोषण बढ़ेगा तो लोगों के व्यक्तित्व का भी विकास नहीं हो पाएगा, और जिस वजह से वो राज्य का विरोध यहां पर करते हैं। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के दार्शनिक अराजकतावादी हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। गांधी जी को दार्शनिक रूप से अराजकतावादी कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है कि अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से समझें तो गांधी जी ये कहते हैं कि उनके ऐसे विचार हैं कि अगर व्यवहारिक रूप से बात करें हम, देखिए दार्शनिक रूप से तो ये कहते हैं कि सत्ता बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो जनता को क्या होगा, उसका नुकसान होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से वो विरोध नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं व्यवहारिक रूप से कि राज्य को समाप्त नहीं करना चाहिए, बस राज्य के कुछ क्षेत्रों को कम कर देना चाहिए या न्यून कर देना चाहिए। और वो 3 सुझाव देते हैं इस संदर्भ में। वो पहला सुझाव तो ये देते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, सत्ता कैसी हो, विकेंद्रित सत्ता हो, जिससे सभी को शासन करने का और सत्ता की जो शक्ति है वो बंटने का अवसर मिलेगा। देखिए जब राज्य की संकल्पना आती है, एक प्रभु सत्ता को स्वीकारा जाता है, तो वो राज्य की प्रभु सत्ता के विरोधी हैं, वो राज्य की प्रभु सत्ता को स्वीकारते नहीं हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि राज्य के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको न्यून कर दिया जाए, उनको कम कर दिया जाए, हर जगह राज्य का हस्तक्षेप ना होकर वो कार्य क्षेत्रों का विभाजन वहां पर कर दिया जाए, तो एक ऐसा राज्य बहुत अच्छा राज्य है। फिर प्रश्न पूछा जाता है इसी से संबंधित कि संसद के संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार रहे, वो संसद के समर्थक थे या गांधी जी के उन संदर्भों में अलग अलग उद्धरण है, अलग अलग उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने संसद को स्पष्ट किया है। तो प्रश्न पूछा जाता है प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि संसदीय व्यवस्था पर गांधी जी के क्या विचार हैं, व्यवस्था पर विचार। देखिए गांधी जी के जो विचार संसद से संबंधित हैं वो बहुत ही अलग प्रकार के हैं, कई बार बहुत अलग अजीब से शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। जैसे संसदीय प्रजातंत्र की व्यवस्था को नहीं स्वीकारते हैं और उन्होंने संसद को एक बांझ महिला कहकर उसकी निंदा की है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संसद को बांझ महिला की संज्ञा किसने दी और क्यों दी। तो यहाँ पर वो ऐसा कहते हैं कि जब एक ऐसा संगठन है संसद जिसमें केवल और केवल चाटुकारिता है, अपना लाभ है और खुद संसद असमंजस में है, अनिश्चितता में है और कोई भी लाभजनक कार्य वहां पर नहीं होता है, उन्होंने कहा कि आप इसको इस रूप में स्वीकार सकते हैं कि जो जनता को भ्रमित कर रही है, खुद भी भ्रमित है और कोई आउटपुट नहीं दे रही है। हिंदू स्वराज में संसद के विषय में गांधी जी के द्वारा जो कहा गया वो बड़ा ही सुनकर आश्चर्यजनक है। गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना की है और ब्रिटिश संसद की उन्होंने तुलना की है एक पतित स्त्री के से, यानी एक पतित स्त्री के समान उसकी तुलना की है। पतित स्त्री या उसको एक वेश्या कहा गया है। उनका कहना है कि ये कभी भी अच्छे कार्यों के लिए कोई योजना नहीं करते, ना ही अच्छे कार्यों की कोई इच्छा करते हैं, ये केवल याचिकाओं के दबाव में काम करते हैं, याचिकाओं पर काम करते हैं, किसी प्रकार का इन पर माध्यम दबाव का अप्लाई कर दिया जाए ये तब काम करते हैं। तो उन्होंने संसद को पतित स्त्री कहा, वेश्या कहा, बांझ महिला कहा, ऐसी संज्ञा संसद के लिए उन्होंने प्रस्तुत की है। वो कहते हैं कि उनका ऐसा विचार है कि जब चुनाव होते हैं तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि स्वशासन की व्यवस्था हो, ठीक है। वो ये कहते हैं कि स्वशासन की अगर व्यवस्था हो जाएगी तो सब में एक दूसरे पर विश्वास जागृत होगा और जो वो स्वशासन का एक विश्वास रखते हैं, ये विश्वास उनका कभी भी फलित नहीं हुआ, कभी भी पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने बल्कि चुनाव के द्वारा उन्होंने ये कहा कि जब चुनाव होते हैं तो एक ऐसा वर्ग जन्म ले लेता है जो कि शोषणकारी है, जो शोषण करेगा, उसके द्वारा व्यक्ति का नैतिक पतन हो रहा है। व्यक्ति अपने लाभ के लिए चुनाव में जा रहा है, व्यक्ति लोगों से वोट इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसको लाभ चाहिए, वो उनकी क्या उसने सेवा की है उसके आधार पर वो उनका मत मांग ही नहीं रहा है। तो ये एक अलग तरीके की परंपरा यहाँ पर खड़ी हो गई है। तो अगर कोई यहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए आगे आता है तो उस प्रत्याशी के लिए मत मांगना एक प्रार्थना तभी करे वो मत के लिए या अपने वोट के लिए तभी प्रार्थना करे जब वो ये स्पष्ट कर दे और एक ऐसा दृश्य दिखाए कि उसने समाज की इस रूप में सेवा की है।
फिर गांधी जी चाहते हैं कि सभी लोगों को मतों का अधिकार हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, हर कोई अपने मत का अपने विवेक के आधार पर प्रयोग कर सके। जैसे प्रत्याशियों के लिए कुछ अर्हताएं हो, ऐसी अर्हताएं मतदाताओं के लिए भी हो, उन्हें मतदान का अधिकार तो मिले, लेकिन कुछ अर्हताएं वहां पर अनिवार्य कर देनी चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और इस दृष्टि से उन्होंने गांवों तक के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को बहुत फायदेमंद माना, और उन्होंने कहा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का ही यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब रही बात, गांधी जी का जो राज्य की संकल्पना है वो एक आदर्श रूप में है। तो राज्य की संकल्पना के संदर्भ में उन्होंने दो आदर्श प्रस्तुत किए हैं। एक तो ऐसा आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है जिसे राम राज्य कहा जाता है, यानी जिसे पूर्ण आदर्श राज्य बोला गया है। पूर्ण आदर्श राज्य, राम राज्य, सभी सुखी हो, सभी को अधिकार हो, सभी संपन्न हो, इस प्रकार के राम राज्य की कल्पना उनके द्वारा की गई। दूसरा क्या है, एक उप आदर्श उन्होंने स्पष्ट किया। इस उप आदर्श के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि जो उप आदर्श है उसमें ऐसा समाज हो, जो समाज हमारा कैसा हो, अहिंसात्मक समाज हो, जिसमें हिंसा बिल्कुल भी ना हो, हिंसा के लिए कोई स्थान ना हो, जनता अहिंसा का ही पालन करने वाली हो। और उनके जो पूर्ण समाज की जो संकल्पना है ना, इस पूर्ण समाज की संकल्पना में आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का कोई भी स्थान नहीं है। राज्य का तो कोई स्थान इस संकल्पना में है ही नहीं। लेकिन राज्यविहीन का अगर वो मान लीजिए समर्थन कर रहे हैं कि राज्यविहीन समाज यहाँ पर हो, तो वो दूसरा आदर्श यहाँ पर रखते हैं जिसमें अहिंसात्मक समाज है, और इस अहिंसात्मक समाज में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका हो। राज्य क्या करे, जनता का पूरे तरीके से ध्यान रखे, हिंसा को बढ़ावा ना दे, और राज्य भी अहिंसात्मक और समाज भी अहिंसात्मक हो। अब रही बात कि जो ये अहिंसात्मक समाज का विषय गांधी जी के द्वारा रखा गया या विचार रखा गया, इस अहिंसात्मक समाज की विशेषताएं क्या हैं? कैसा समाज अहिंसात्मक समाज कहा जाएगा? देखिए, वो ये कहते हैं राज्य में, देखो यहाँ पर उन्होंने कहा अहिंसात्मक समाज है तो राज्य भी हो, लेकिन राज्य में क्या हो, जेल भी हो, सेना भी हो, पुलिस भी हो, न्यायालय भी हो, सब कुछ हो जैसा आज की स्थिति में। ठीक है, कुछ ये बाध्यकारी सत्ताएं होती हैं, पता ही है, ये कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये ऐसी ना हो जो समाज का दमन करती हो, जो समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हो, उसको उत्पीड़ित करती हो, डराती हो, धमकाती हो। ये जो सेवाएं हैं या ये जो शक्तियां हैं, सेना है, पुलिस है, जेल है, या यहाँ पर क्या कहना न्यायालय है, तो ये सारी शक्तियां यहाँ पर सेवा भाव से हो, ना कि दंडात्मक कार्यवाही की दृष्टि से हो। दूसरा वो कहते हैं शासन कैसा हो, शासन ऐसा हो जो लोकतांत्रिक विचारधारा का हो, जो लोकतांत्रिक स्वरूप में हो। जनता को ऐसा नहीं है इसके अंतर्गत केवल वोट करने का अधिकार मिल गया, उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, बस। उस शासन को चलाने में जनता क्या करे, सक्रिय रूप से भाग ले, जनता की एक सक्रिय भूमिका वहां पर हो, ऐसा लोकतांत्रिक शासन। शासन सत्ता सीमित होगी तो इससे क्या होगा, जनता को जो अलग अलग जितने भी रूप आते हैं, जनता को अवसर मिलेगा, और जनता के प्रति वहां पर उत्तरदायित्व भी क्या होगा, निर्धारित होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता ऐसा ना हो कि केंद्रीकृत सत्ता हो, विकेंद्रीकृत सत्ता होनी चाहिए। विकेंद्रीकृत सत्ता के अनुसार पंचायती राज शासन होना चाहिए, ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, एक राष्ट्रीय सरकार हो, एक प्रादेशिक सरकार हो, हर स्तर पर अलग अलग तरीके से क्या होना चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, और हर अलग अलग तरीके से वहां पर शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली को हम वहां पर अप्लाई करें। फिर आता है नागरिकों को अधिकार मिले, तो कैसी होनी चाहिए, नागरिक आधारित। मैं इसे चौथा नंबर दे रही हूं, नागरिक आधारित। किस पर आधारित, यानी कि कैसे नागरिक, नागरिकों के आधार पर आधारित।
आदर्श समाज देखिए स्वतंत्र है, समानता है, नागरिक अधिकारों पर आधारित हो, ऐसी संकल्पना है। सभी लोग समान हो, सभी स्वतंत्र हो, सभी अपने विचार रख सकें, अपने ग्रुप्स या अपने समुदाय का निर्माण कर सकें, अपनी जाति, धर्म, भाषा जो भी है, जिस भी वर्ण के हैं, जिस भी लिंग के हैं, बिना किसी भेदभाव के एक समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो उनको। ठीक है, समानता हो, मतलब नागरिकों को जो अधिकार हैं वो सारे अधिकार समान रूप से प्रत्येक स्तर पर, चाहे सामाजिक स्तर पर चाहे राजनीतिक स्तर पर, बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलते हों। फिर यहां पर आता है जो अपने पर्सनल एसेट्स हैं, यानी कि निजी संपत्ति से संबंधित, निजी संपत्ति का अधिकार हो या निजी संपत्ति का अस्तित्व हो। उन्होंने कहा निजी संपत्ति को एक प्रथा के रूप में हम मान लें, अगर उसके एक अस्तित्व को स्वीकार कर लें, लेकिन जो यहाँ पर उस निजी संपत्ति का मालिक होगा, यानी जो उसका स्वामी होगा, अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी समाज के लिए ना करे, बल्कि किसके लिए करे, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए वो उस संपत्ति का प्रयोग या उपयोग करे। ऐसा ना हो कि संपत्ति जिसकी है वो केवल अपने समुदाय या अपने समाज में ही काम करेगा, बाकियों को नेग्लेक्ट कर देगा ना, उसे सारे समाज पर वो कार्य करना होगा, तब निजी संपत्ति रखना सही है। हर व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य है, जैसे हम अभी मनाया, हमने 2 अक्टूबर के बाद सप्ताह मनाया, श्रम सप्ताह, श्रमदान किया सभी ने। तो उन्होंने कहा कि भरण पोषण के लिए जरूरी है कि व्यक्ति क्या करे, श्रम करे, और उसके लिए अनिवार्यता हो। फिर अगला बिंदु यहाँ पर संबंधित आता है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में भी विचार प्रस्तुत करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि पूछा गया शॉर्ट नोट में गांधी जी के वर्ण व्यवस्था संबंधी क्या विचार है। तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो समाज, ऐसे आदर्श समाज की संकल्पना करते हैं। प्राचीन समय में जैसे 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हर वर्ण की एक वंश परंपरा है। हर वर्ण उस वंश परंपरा का अनुसरण करते हुए अपना काम करता है। व्यक्तियों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इस प्रकार के समान अधिकार वहां पर प्राप्त थे। तो वहां पर लेकिन किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की ऐसी भावना नहीं थी, जो जिससे संबंधित था वो उस प्रकार के कार्य को वहां पर करता था। क्लियर हो गया? छुआछूत का अंत होना चाहिए, यानी कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए कि ये अछूत है। समाज में अस्पृश्यता को वो ये कहते हैं कि अगर भारतीय समाज के संदर्भ में देखें, उनका विचार ये है कि ये अस्पृश्यता या छुआछूत एक कलंक के तरीके से है, और उन्होंने छुआछूत उन्मूलन के लिए स्वयं यहाँ पर क्या किया था, वाल्मीकि समाज में या ऐसी बस्तियों में जाकर निवास किया जिससे लोगों के बीच में ये भाव आए कि कुछ भी अस्पृश्य नहीं है, यानी कि छुआछूत को उन्होंने दूर करने के लिए कहा, समझाने की कोशिश की ये समाज के लिए कलंक है, और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किए। कहा कि भारतीय समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में वो ये कहते हैं कि अहिंसात्मक समाज है, तो अहिंसात्मक समाज कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष हो, एक विशेष धर्म को राज्य का आश्रय प्राप्त ना हो। सभी धर्म हैं भारत में, बहुत सारे धर्म यहाँ पर निवास करते हैं, अलग अलग पंथ के लोग हैं, सभी को अपने अनुयायी बनाने या उन अनुयायियों के माध्यम से जितनी सुविधाएं हैं प्राप्त करने का अधिकार है। सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाएगा। फिर गौवध, यानी कि गौवंश को लेकर उनके विचार थे। उन्होंने कहा कि गौवध सही नहीं है। राज्य, जैसे कि भारत के संदर्भ में वो कहते हैं कि अगर धार्मिक, आर्थिक दोनों दृष्टि से देखें तो गाय की रक्षा करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे आदर्श दिए, और उसके लिए उन्होंने गौ हत्या निषेध बताया। गौ हत्या निषेध, यानी कि गौ हत्या पाप है, गौ हत्या नहीं करनी है। मद्यपान नहीं करना है, यानी कि किसी भी तरीके का नशे का सेवन नहीं करना है, नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, क्योंकि इससे चारित्रिक पतन होता है। निशुल्क प्राथमिक शिक्षा हो,
आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण हो, ऐसा ना हो कि आर्थिक क्षेत्र किसी एक के ही अंडर में आ जाए और उस आर्थिक क्षेत्र का एक ही व्यक्ति मालिक बना रहे। वहां पर कुछ कुटीर उद्योग हो, ऐसा हो, बड़े बड़े उद्योग भी हो, केंद्रीकृत जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको समाप्त करके छोटे छोटे गांवों तक पहुंचनी चाहिए ये व्यवस्थाएं, ताकि वो लोग अपना सामान खुद बना सकें। और इससे क्या होगा, मानवीय शोषण का भी कम होगा, व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा। अब रही बात पुलिस और सेना के संदर्भ में, ऊपर भी अभी हमने पढ़ा पुलिस और सेना के संदर्भ में गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी पुलिस और सेना के संदर्भ में कहते हैं कि सभी व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकते, कुछ में हिंसा जरूर होगी। समाज को अनुशासित रखने के लिए पुलिस और सेना का होना जरूरी है, लेकिन ये सहायक के रूप में रहे समाज में, सेवक के रूप में रहे समाज में। ऐसा नहीं है कि अपनी शक्तियों से वो सही व्यक्ति पर भी दंडात्मक कार्यवाही करने में लग जाए। ठीक है, अगर ऐसी व्यवस्था हमारे पास आ जाए तो हमारा जो राष्ट्र है पूरे विश्व में एक आदर्श बन जाएगा। तो आदर्श राज्य की जो विचार हैं उनके व्यवहारिकता के संदर्भ में देखिए, अगर इसका जस्टिफिकेशन किया जाए तो अहिंसात्मक समाज पृथ्वी पर तो संभव है नहीं। अभी रिसेंटली आप जानते हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल गया। अगर एक राज्य, एक देश उनमें से अहिंसा को ही मान ले तो क्या दूसरा देश उसको जीवित रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो अहिंसात्मक समाज की कल्पना या संकल्पना पूर्णता तो सत्य नहीं है, लेकिन इसका कुछ हद तक अनुसरण किया जा सकता है और समाज को एक उचित ढर्रे पर लाया जा सकता है। तो बहुत बड़ा उदाहरण है, रीसेंट एग्जाम्पल है फिलिस्तीन और इजराइल का, जिसमें आपस में दोनों में लड़ाई हो रही है। एक का पक्ष सही है, दूसरे का पक्ष सही नहीं है, दूसरे के अस्तित्व की लड़ाई है। तो इस तरीके से इंटरसेप्शन, अगर सोचिए कि बम्बार्डमेंट ना हो, अगर उस को हिंसा ना हो वहां पर, हालांकि हिंसा जो हो रही है दोनों तरफ से गलत हो रही है, लेकिन एक जनरल हम यहाँ पर जस्टिफिकेशन करें कि अहिंसात्मक समाज की संकल्पना क्या व्यवहारिकता में सही है, तो व्यवहारिकता में सही नहीं है। तो गांधी जी के अहिंसात्मक समाज से संबंधित ये विचार, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। इनसे संबंधित कुछ बिंदु रह जाएंगे तो उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सत्य पर, अहिंसा पर, राज्य पर और सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, राज्य के संदर्भ में गांधी जी के विचार, इनको हम पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, सिंपलेस्ट वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है आपके लिए अनुकूल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। और आप जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अप्रिशिएट करने की कोशिश अगर आप करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम सही दिशा में और अच्छा काम कर सकें। आप हमें निराश नहीं करेंगे, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप लगातार साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।